नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आर्मी चीफ एमएम नरवणे जी को लेकर आ रही है। ड्रैगन की चालबाजियों के बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जी ने अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर में चीन के साथ लगी सीमा के पास भारत की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब एक रणनीतिक राजमार्ग का निर्माण पूरा किया है। चीन ने इस राजमार्ग का निर्माण यार्लुंग जांगबुक ग्रैंड कैनियन के बीच से होकर किया है, जिसे दुनिया की सबसे गहरी खाई के रूप में जाना जाता है, जिसकी अधिकतम गहराई 6009 मीटर है। चीन ने इस राजमार्ग का निर्माण 31 करोड़ डॉलर की कीमत से किया है। जनरल नरवणे जी पूर्वोत्तर क्षेत्र के 2 दिन के दौरे पर हैं। क्षेत्र में उनका दौरा पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ स्थानों पर चीनी सेना के साथ भारतीय सेना के जारी गतिरोध के बीच हो रहा है। साथ ही कुछ अधिकारियों का भी मानना है कि अरुणाचल प्रदेश में उत्तरी सीमा के पास ऑपरेशनल तैयारियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के आंतरिक इलाकों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए जनरल नरवणे जी ने नागालैंड के दीमापुर का भी दौरा किया। इसके अलावा जनरल नरवणे ने उत्तर पूर्व के आंतरिक क्षेत्रों में और भारत म्यांमार सीमाओं के पास सुरक्षा की भी समीक्षा की। और यही नहीं, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ विवाद को देखते हुए सेना ने पिछले साल करीब 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सभी संवेदनशील इलाकों में सैनिकों की महत्वपूर्ण तैनाती कर दी। भारतीय वायुसेना ने भी अरुणाचल सेक्टर में एलएसी के पास हवाई क्षेत्रों की निगरानी करने वाले प्रमुख अड्डों में अतिरिक्त लड़ाकू विमान और हमला कर सकने वाले हेलीकॉप्टरों को भी तैनात कर दिया था। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि एक दुखद खबर है। आपको पता चल चुका होगा कि मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें हमारे एक जांबाज पायलट ने जान गंवा दी। पंजाब के मोगा जिले में भारी बारिश के कारण मिग 21 बाइसन खेत में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया। इसे संचालित करने वाले पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी जी शहीद हो गए हैं। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों को पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया है और साथ ही अपने इस अधिकारी की मौत पर गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। आपको बता दें कि विमान खेत में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। उस वक्त भारी बारिश भी हो रही थी। साथ ही ये भी बताया गया है कि पायलट ने अपनी जाबाजी को दिखाते हुए इस विमान को किसी रिहायशी इलाके या फिर गाँव में नहीं गिरने दिया, जिसकी वजह से किसी भी तरीके की संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। और अगर ये विमान घरों के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त होता तो कई लोग हताहत होते। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पायलट ने सुरक्षित उतरने के लिए पैराशूट भी निकाला था, लेकिन मिग 21 इतनी तेजी से जमीन से टकराया कि पायलट की गर्दन टूट गई। दोस्तों, अब हमें ऐसा नहीं लगता कि ये दुर्घटना होना अब आम बात हो गई है, पायलट की जान चली जाती है। यही खबरें हम अक्सर सुनते आए हैं। आखिर कब इन मिग 21 पर बैन लगेगा? अब ये सवाल और गहराता जा रहा है। हम अपने पायलटों की जान को अब नहीं गंवा सकते हैं। अब यही मौका है सारे देश को एक साथ बोलने का कि हमें मिग 21 को किसी भी तरीके से सेवा में नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कीमती पायलटों की जान जा रही है। और ऐसे ही मिग 21 को फ्लाइंग कफिन का नाम नहीं दिया गया है। दोस्तों, हम सबको शहीद हुए पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उम्मीद यही करनी चाहिए कि आगे किसी और पायलट की जान ऐसे ही ना चली जाए। दोस्तों, एक सोचने वाली बात है, दुनिया के देश आधुनिक फाइटर जेट्स की तरफ जा रहे हैं, लगातार अपग्रेडेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये मिग 21 पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का क्या कारण है, ये अभी भी समझ से परे है। और जब मौसम खराब था, आपको मालूम है कि फाइटर जेट जो है मिग 21 वो एक पुरानी तकनीक वाला है और इसके दुर्घटना का रेट भी अब ज्यादा हो चुका है। ऐसे में पायलट को उड़ान भरने के निर्देश किसने दिए थे? संभवतः कार्रवाई ऐसे ही अधिकारी पर होनी चाहिए जिसको ये मालूम था कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी इस पुराने मिग 21 को उड़ाने के लिए पायलट को भेजा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर दोस्तों जरूर बताएं। अगली अपडेट S-400 मिसाइल प्रणाली को लेकर आ रही है। रोसबोलन एक्सपोर्ट के सीईओ ने कहा कि भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम का काम समय के अनुसार चल रहा है। उन्होंने बताया कि विमान भेदी S-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप इस साल अक्टूबर-दिसंबर तक भारत को मिल जाएगी। S-400 सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की रूस की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। भारत ने इसकी 5 इकाइयों को खरीदने के लिए रूस के साथ करार किया है। अभी मैंने आपको हाल ही में डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि भारतीय वायुसेना के 100 कर्मियों को रूस भेजा गया है इस प्रणाली की ट्रेनिंग के लिए। अगली अपडेट भारत और ओमान को लेकर आ रही है। भारत और ओमान ने सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों को लेकर एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर साइन किया है। आपको बता दें कि सैन्य सहयोग के लिए इस MOU पर हस्ताक्षर मस्कट में आयोजित किया गया। इस दस्तावेज पर रक्षा मंत्रालय के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर अल जबी और ओमान के भारत के राजदूत श्री मुन्नू महावर ने हस्ताक्षर किए। समुद्री मुद्दों पर सहयोग पर समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर ओमान की रॉयल नेवी के कमांडर तथा समुद्री सुरक्षा समिति के प्रमुख रियर एडमिरल सैफ बिन नासिर अल रहीबी भी मौजूद थे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड को लेकर आ रही है। दरअसल उनकी चिंता अब बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि 2024 तक उनके पास निर्माण कार्य है भारतीय नौसेना के लिए और उसके बाद
अगर उनको नया आदेश नहीं मिलता तो एक बड़ा संकट घेरा सकता है और एमडीएल अभी भी कुछ नए आदेशों का वेट कर रहा है। एमडीएल ने कहा कि 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण के बाद, जो कि 2024 में पूरी हो जाएंगी, उसके बाद बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में लगभग जो 1000 करोड़ की लागत लगाई गई है सरकार के द्वारा, वो बेकार हो जाएगी। नौसेना से नए पनडुब्बी आदेश की कमी का मतलब है कि पनडुब्बी के लिए विकसित महत्वपूर्ण कौशल, उसका नुकसान होगा और जो वहाँ पर वर्कफोर्स है वो भी प्रभावित होगी। नौसेना ने कई सालों की देरी के बाद 6 नई पीढ़ी की कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट 75I की टेंडर पर अभी आगे नहीं बढ़ पाई है और न ही एमडीएल के द्वारा प्रस्तावित 3 फॉलो ऑन कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का आदेश उन्हें दिया गया है। एमडीएल ने कहा कि उनके पास निर्माण के विभिन्न चरण हैं और वो 11 पनडुब्बियों का निर्माण अपनी आंतरिक क्षमता से कर सकता है और साथ ही कम समय में 7 और पनडुब्बियों का निर्माण वो कर सकता है। यानी कि एमडीएल की चिंता यहाँ पर वाकई में जायज है, क्योंकि 2024 के बाद उनके पास अगर ऑर्डर नहीं आए तो काफी सारा नुकसान भारत सरकार को भी और जो वहाँ का वर्कफोर्स है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान के कबाड़ी जेएफ थंडर जेट्स को लेकर आ रही है और इस कबाड़ को खरीदा है नाइजीरिया ने। आपको बता दें कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने नाइजीरियाई वायुसेना की 57वीं वर्षगांठ पे नाइजीरिया की वायुसेना को 3 जेएफ थंडर लड़ाकू विमान सौंपे हैं और दोस्तों नाइजीरिया यहाँ पर काफी खुश भी है इन घटिया और कबाड़ी विमानों को लेकर। बाकायदा इन फाइटर जेट्स को शामिल करने के दौरान एक समारोह भी आयोजित किया गया। नाइजीरियाई वायुसेना ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत सारी सुरक्षा चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने इस फाइटर जेट को पाया है और इस बात का जिक्र किया कि हम पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमानों को शामिल करने से बेहद खुश और उत्साहित हैं और दोस्तों इनको खुश होना भी जरूरी है, क्योंकि शायद एक कबाड़ उनको बहुत सस्ते रेट पर पाकिस्तान ने दिया हो और आने वाले समय में इन फाइटर जेट का जनाजा नाइजीरियाई वायुसेना भी देखेगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है तुर्की के हेलीकॉप्टर्स को लेकर। अमेरिका ने तुर्की में बने अटैक हेलीकॉप्टर की सेल यानी कि इसके बेचने को और इसको अन्य देश को बेचने के लिए हरी झंडी दे दी है, क्योंकि आपको बता दें कि तुर्की मेड यानी कि तुर्की के द्वारा निर्मित यह अटैक हेलीकॉप्टर फिलीपींस को दिया जाना है। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने कहा कि वॉशिंगटन ने 6 अटैक हेलीकॉप्टरों के प्रारंभिक रूप से मंजूर कर दिया है और हम अब इसको आगे फिलीपींस को बेचेंगे। आपको बता दें कि सन 2018 में फिलीपींस ने T-129 हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण करने के लिए समझौता किया था, जिसमें कि वो इस हेलीकॉप्टर की 6 यूनिट्स खरीदेगा। हालांकि यहाँ पर जो बाधा आ रही थी वो ये थी कि इस हेलीकॉप्टर के जो इंजन है उसे अमेरिकी फर्म हनीवेल और ब्रिटिश कंपनी रॉल्स रॉयस का संयुक्त उद्यम बनाता है और पहले तो अमेरिका ने इस बात को मना कर दिया था कि उनके लगे इंजन वो किसी अन्य देश को यानी कि तुर्की किसी अन्य देश को नहीं बेचेगा, क्योंकि अमेरिका और तुर्की के बीच S-400 को लेकर विवाद अभी भी चल रहा है। लेकिन अब लगता है कि अमेरिका अपनी हथियार बिक्री डील को आगे बढ़ाने के चक्कर में इस समझौते को उसने ग्रीन लाइट दे दी है। और आपको बता दें कि अमेरिकी फर्म हनीवेल ये वही कंपनी है जिसने चाइना को F-22 और F-35 की ड्राइंग्स और कुछ कंपोनेंट्स की जानकारी साझा भी की थी। आपको बता दें कि तुर्की की TAI का पाकिस्तान के साथ $1.5 बिलियन का भी अनुबंध है इस हेलीकॉप्टर के लिए, जिसमें ही करीबन 30 T-129 हेलीकॉप्टरों की बिक्री शामिल है और इसके लिए भी वो अभी यूएस की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि TAI ने अपनी तुर्की लैंड फोर्स कमांड के लिए करीबन 61 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।